हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। क्लास नंबर 338 और इनफर्टिलिटी के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे रिस्क फैक्टर्स पे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी की तरफ हमें लेकर चलते हैं। तो ऐसा है कि अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स का पहले से ध्यान रखें तो जो ये प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की, हम उसको कभी लाइफ में फेस नहीं करेंगे। जैसा हमने इनफर्टिलिटी के बारे में पिछली 2 वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था कि इनफर्टिलिटी हम उसको तभी डिफाइन करेंगे जब एटलीस्ट 12 मंथ्स के कंटिन्यूअस अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पाते तब हम इसको फर्टिलिटी डिक्लेयर करते हैं। और फर्टिलिटी में केवल मेल या केवल फीमेल, केवल इनके ही यही रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है। तो मेल इनफर्टिलिटी अलग है, फीमेल इनफर्टिलिटी अलग है। और पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज और फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज साथ में देखे। और 1/3 केसेस में तो बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व इन इनफर्टिलिटी। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट रिस्क फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी। कॉजेज हमने पिछले 2 वीडियोज़ में देखे, तो अगर आपको कॉजेज अच्छे से समझ में आए हैं तब आप रिस्क फैक्टर्स भी और आसानी से समझ में आपको आएगा। तो चलिए हम लोग रिस्क फैक्टर्स की शुरुआत करते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे जो हम लोग अपनी जो एज रहती है इनिशियली, उस एज में अपने को कभी कोई सिम्टम्स नहीं आते रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। लोगों को ये तब समझ में आता है जब वो कंसीव करने का ट्राई करते हैं। व्हेन दे ट्राई टू हैव अ बेबी, तब उनको समझ में आता है कि दे आर इनफर्टाइल। तो बिकॉज इसके कोई सिम्टम्स नहीं है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई लक्षण पहले से नहीं आते, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो ये जितने रिस्क फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को हटाते हो, एलिविएट करते हो, तब आप इनफर्टिलिटी से बच सकते हो। तो आपको ये रिस्क फैक्टर्स जानने बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एज की। एज, तो ये नोशन, ये आइडिया आप सबको रहेगा कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमारी जो फर्टिलिटी है वो कम होती रहती है। स्पेशली अगर मैं फीमेल में बात करूँ तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब आपने oogenesis पढ़ा, तब आपने oogenesis में ये पढ़ा होगा कि जब एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो वो कितने ओवम डेवलप करेगी अब थ्रू आउट हर लाइफ, वो पहले से फिक्स्ड रहता है। यानी अ वुमेन इज़ बॉर्न विथ सेट नंबर ऑफ एग्स, कि ये इतने नंबर ऑफ एग्स जो हैं इतने ही बनेंगे, उसके बाद कोई भी नया एग फॉर्मेशन फीमेल में नहीं होता। और जैसे जैसे एज बढ़ती है नंबर ऑफ एग्स जो है डिक्लाइन होते रहते हैं। अब ये आपके सामने एक चार्ट है, इस चार्ट से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे एज के साथ में चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट इज रिड्यूसिंग। जैसे एक फीमेल का एज जब 20 to 24 में रहता है तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट इज 86%। ये कंप्लीट एक स्टडी हुई है, जिस स्टडी के हिसाब से चार्ट प्रिपेयर किया गया है। 25 to 29 की एज में फर्टिलिटी 78% रहती है। 30 to 34 आते आते ये रह जाता है 63%, और 35 to 39 आते आते 52%। उसके बाद में काफ़ी ड्रास्टिक रिडक्शन है। और इस एज तक तो आते आते आपको पता होगा 45-46 की एज तक आते आते मेनोपॉज होने लगता है, यानी मेंसेस रुकने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर नहीं होती है। तो फिर जो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट इज टोटली 0 अबाउ 50। दो देर आर सम एक्सेप्शंस बट दे आर एक्सेप्शंस, ठीक है। तो एज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज तक अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो बहुत इजीली होगा, और जो होने वाला चाइल्ड है उसमें भी किसी तरह के सिंड्रोम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। जो लेट मदर्स होती है जनरली, जिनका एज आप देख लो मोर देन 35, आप ये चीज़ भी देखो, मोर देन 35 to 36 एज के बाद में अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो जो चाइल्ड बॉर्न होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो सिंड्रोमिक रहता है। आपने जितने भी सिंड्रोम्स देखे हैं, डाउन सिंड्रोम या इस तरह के जो सिंड्रोम्स हम स्टडी करते हैं, उन सब के चांसेस लेट मदर्स में ही ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है एज। मैन की भी अगर हम बात करें तो विद एज उसका भी फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगता है, और आफ्टर एज 40 उसकी फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये यू शुड फॉलो दी एज ऑलवेज, और एज के हिसाब से ही वी शुड प्लान आउट एवरीथिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मोकिंग की। तो स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर
इनफैक्ट एनीथिंग, स्मोकिंग से वैसे भी किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, हर जगह नुकसान ही है। तो स्मोकिंग लीड्स टू इनफर्टिलिटी। टोबैको, मैरिजुआना, जो मैरिजुआना बेसिकली एक ड्रग होती है, तो ये जो ड्रग्स रहती है ये हमेशा जो है फर्टिलिटी को कम करेगी। फर्टिलिटी के साथ साथ ये मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ाती है, यानी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो मैरिजुआना या टोबैको का कंजम्पशन कर रही है तो मिसकैरेज के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, तो स्टे अवे फ्रॉम देम। उसके अलावा स्मोकिंग मैन में भी स्पर्म काउंट को रिड्यूस करती है, दैट माइट लीड टू ओलिगोस्पर्मिया या फिर अजूस्पर्मिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ओलिगोस्पर्मिया और अजूस्पर्मिया इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें हमने बात की थी अबाउट कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। इवन स्मोकिंग में ये भी देखा गया है कि मेनोपॉज भी बहुत जल्दी आता है फीमेल में अगर दे आर एडिक्टेड टू टोबैको और मैरिजुआना। उसके अलावा इन मेल दे कैन कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो पेनिस का इरेक्शन है उसके साथ में प्रॉब्लम रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल से भी आप समझ ही गए होंगे, ऑब्वियसली अल्कोहल से भी जो है फर्टिलिटी हमेशा रिड्यूस ही होती है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी हो भी जाए और प्रेगनेंसी के बाद भी अगर अल्कोहल का कंजम्पशन रहता है तो इट माइट लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स इन अ चाइल्ड। तो कभी भी स्पेशली प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। हैवी ड्रिंकर्स में ये भी देखा गया है कि स्पर्म काउंट काफ़ी कम रहता है। उसके अलावा वेट की बात करें तो जैसा कि हम हमेशा से समझते आए हैं कि जो एक प्रॉपर वेट होना चाहिए बॉडी का, वो अपने को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, ना तो वो एक्सेस होना चाहिए ना वो अंडर होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ना केवल इनफर्टिलिटी, बाकी बहुत सी चीज़ें भी वेट से एसोसिएटेड है। ओवरवेट वुमेन में देखा गया है कि पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं और इवन कई केसेस में तो ओव्यूलेशन भी स्किप होता है, और जो अंडरवेट वुमेन है उसमें फर्टिलिटी काफ़ी पुअर रहती है। इनफैक्ट अंडरवेट वुमेन यानी एक माल नरिश्ड वुमेन की अगर हम बात करें तो उसके काफ़ी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स वैसे ही बिगड़े हुए रहते हैं। ओबीज मैन में क्वालिटी स्पर्म काफ़ी कम देखा गया है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको पता हो तो डिस्कस किया था कि केवल स्पर्म का क्वांटिटी ही नहीं, स्पर्म का क्वालिटी भी मैटर करता है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ, और आज के टाइम पे अगर इनफर्टिलिटी का अगर कोई सबसे बड़ा कॉज देखने को मिलता है तो वो है मेंटल हेल्थ। आज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर अंडर सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें ऐसी है जो आपकी मेंटल हेल्थ बिगाड़ती है। एंड बिलीव मी, मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ। जब तक मेंटल हेल्थ ही ओके नहीं रहेगी, केवल फर्टिलिटी ही नहीं, आपकी बॉडी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग बिगड़ेगी। इवन स्ट्रेस जो है, वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, इन सब ये जो कंडीशंस हैं उन सब के लिए भी स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है। डिप्रेशन या बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोनल इम्बैलेंसेस करते हैं, और हमने पिछले 2 वीडियो में अच्छे से समझा कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस किस तरह से मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। इरेगुलर मेंसेस होना, एबनॉर्मल ओव्यूलेशन होना, कई बार मेंसेस 2-2 महीने तक नहीं होते, ठीक है, कई बार मेंसेस 25 डेज 20 डेज में ही हो जाते हैं। तो मेंसेस काफ़ी रेगुलर हो जाते हैं इन द केसेस ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी या डिप्रेशन। और इवन मैन में भी ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लोअर स्पर्म काउंट देखा गया है इन द केस ऑफ मेंटल हेल्थ। तो अब चीज़ को ओवरकम कैसे करें, तो ओवरकम करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, जितना है उतने में खुश रहें, ठीक है। जितना कम आप स्ट्रेस रखोगे आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर होती जाएगी, चाहे वो आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कंसिडर इसको चीज़ को कर सकते हैं। सो नेवर बी स्ट्रेस्ड, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज बी हैप्पी। उसके अलावा बात करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, HIV या हेपेटाइटिस, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ये जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज करती है। क्लेमाइडिया हो गया है, गोनोरिया हो गया, ये PID के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये PID के साथ साथ फेलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शंस भी करती है फीमेल में। और हमने देखा कि इन STDs की वजह से जो बाद में हीलिंग के वक्त स्कारिंग भी होती है, उस स्कारिंग से फेलोपियन ट्यूब या फिर जो मेल के अंदर जो स्पर्म्स के लिए जो ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे रेटेटेस्टिस
या स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, इन सब में भी कहीं ना कहीं स्कारिंग की वजह से जो चैनल है, जो पाथवे है ओवम का और स्पर्म का, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशंस होने लगती है। जैसा मैंने अभी कहा, एपिडिडाइमिस या दूसरे जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं उन सब का ब्लॉकेज भी इन एसटीडीज़ की वजह से होता है। तो इनको प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका है पॉलीगैमी नहीं करें, ठीक है। आप हमेशा अपने एक पार्टनर के साथ रहें, एंड जब भी आपको मल्टीपल पार्टनर्स या इस तरह का आपका कुछ केस रहता है तो ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स, ठीक है। तो यूज़ ऑफ कॉन्डम्स या दूसरे जितने भी ये तरीके हैं उनसे आप एसटीडीज़ से दूर रह सकते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपकी पूरी बॉडी फिजियोलॉजी को बिगाड़ सकते हैं। एक्सेस कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, पोल्यूशन, हाई टेम्परेचर्स, केमिकल्स, हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या माइक्रोवेव एमिशंस, ये जितने भी रेडिएशंस हैं, ये जितने एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करते ही करते हैं। पेस्टिसाइड्स अगर हम देखें तो हम अपने को पता है एग्रीकल्चर में आज के टाइम पे पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और ये जब छिड़काव होता है, स्प्रे होता है इनका क्रॉप्स के ऊपर, तो उन्हीं सब क्रॉप्स का कंजम्पशन हम क्या करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कुछ खाओ तो उसको अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा ये पेस्टिसाइड्स आपकी बॉडी में एंटर करेगा, ये आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसमें एक फर्टिलिटी भी आती है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, केवल फर्टिलिटी के लिए ही नहीं। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कैसे दिल्ली और उसके आसपास एनसीआर कंडीशन हो जाती है ड्यूरिंग विंटर सीजन। बहुत हैवी स्मोक डेवलप होने लगता है वहाँ पर, और उसकी वजह से काफ़ी आपको लंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स और इवन फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती है इन सब पोल्यूशन की वजह से। और केवल एयर पोल्यूशन नहीं, वाटर पोल्यूशन भी आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए देखने को मिलता है। चाहे आप यमुना की बात करो या गंगा की बात करो, जितने भी रिवर्स हमारे पास हैं, हमने उनकी हालत काफ़ी ख़राब कर रखी है, क्योंकि जो बेसिकली हम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारा वाटर हम इन्हीं रिवर्स से ले रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? उसके अलावा हाई टेम्परेचर्स, तो हाई टेम्परेचर्स यस अपनी बॉडी फिजियोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे जो है अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ा रही है। यूज़ ऑफ केमिकल्स, अगर हम अपने आसपास देखें तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम काफ़ी केमिकल्स, अननेसेसरी केमिकल्स भी काफ़ी यूज़ करने लगे हैं। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम जितना ज़्यादा हो सके एक नेचर के करीब रहकर लाइफ स्पेंड करें। अवॉइड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। पोल्यूशन फ्री एरियाज़ में रहो, पोल्यूशन कम करो जितना ज़्यादा हो सके, केमिकल्स से दूर रहो। और जो रेडिएशंस हैं, अगर हम लोग आज के टाइम पे बात करें तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी रेडिएशंस है, रेडिएशंस हैं, तो हमें उन सब चीज़ों से थोड़ा बचना होगा। कैंसर पेशेंट्स में आपको पता होगा रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की जाती है। तो अगर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी कैन ऑल्सो अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स, जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये सारे थे रिस्क फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए। और मॉडर्न टाइम्स में इनफर्टिलिटी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, और उन सब के पीछे का जो सबसे बेसिक रीज़न है वो है हमारा ख़राब लाइफस्टाइल, ठीक है। तो मैं एंड में यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके लिव क्लोज टू नेचर, जितना ज़्यादा हो सके ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी एंड अवॉइड स्ट्रेस। आप हमेशा खुश रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।